दोस्तों इस समीकरण युग्म को हम तीनों विधियों से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से और वज्र गुणन विधि से। तो तीनों विधियों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, पर मैं आपसे दावा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको ये तीनों विधियाँ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों समीकरण को हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हटा करके उसी जगह पर कोई दूसरी चीज़ रख देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक पेन है, तो हम लोग इस पेन को हटा करके बिल्कुल इसी जगह एक दूसरा पेन रख देते हैं, यानी कि हमने इस पेन को प्रतिस्थापित करके ये दूसरा पेन यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो यानी आप समझ चुके होंगे कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। तो इसमें भी हम लोग करते क्या है कि समीकरण 1 से y का या फिर x का मान निकालते हैं, फिर उसको समीकरण 2 में रख देते हैं, फिर हल करके x और y का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे आपको दो समीकरण दिया होगा, तो सबसे पहले आपको ऊपर वाले समीकरण को समीकरण 1 मान लेना है और इसको समीकरण 2 मान लेना है, ठीक है। ये दोनों समीकरण चाहे जिस भी रूप में दिए हों, आपको ऊपर वाला समीकरण 1 मानना है, नीचे वाला समीकरण 2 मानना है, ठीक है। अब हम यहाँ से समीकरण 1 से x या फिर y का मान निकाल के समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम लोग समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 हम लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, 2x - 3y = 7। तो हम यहाँ से y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालने के लिए हमें y को अकेला छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम इस -3y को अकेला करते हैं, यानी कि बराबर के एक साइड अकेला करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x। हम -3y को बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो वो +3y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए +7 है, तो ये बराबर के इधर आएगा तो कितना होगा, -7 होगा। ये रूल होता है गणित का। अब यहाँ से -3y बराबर के इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3y, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर हैं, तो क्या हम इसको इधर उधर कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, तब भी तो बराबर होंगे। यानी कि 3y को पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में लिख लेते हैं, 2x - 7। यानी कि इसको इस तरफ बदलने पर भी ये दोनों बराबर ही होंगे, ठीक है। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि y का मान निकाल सकें। अब यहाँ पे देखिए 3 गुणा y है, यानी कि y में 3 का गुणा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अगर दो चीज़ों के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया, इसका मतलब उनके बीच गुणा है। तो हमें यहाँ पे y का मान निकालना है, तो y को अकेला छोड़ेंगे। तो y को अकेला छोड़ेंगे तो ये 3 कहाँ जाएगा, चूँकि 3 का गुणा हुआ है तो ये बराबर के दूसरे साइड में भाग में चला जाएगा। तो 2x - 7 बटा 3 हो गया। अब देखिए y अकेला हो गया, यानी y का मान निकल के इतना आ गया। अब हम इसे समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने समीकरण 1 को हल करके y का मान निकाल लिया, तो इस y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। क्यों 2 में हमें रखना है? क्योंकि हमने इसको समीकरण 1 से निकाला है, इसलिए हम इसको समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब हम समीकरण 2 को सबसे पहले लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, 3x + 7y = -1। अब ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पे देखिए y बराबर पूरा इतना है, यानी कि ये और ये दोनों बराबर हैं। तो क्या हम इस समीकरण 2 में इस y की जगह ये पूरा रख सकते हैं कि नहीं? जरूर रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो चलिए वही काम करते हैं, रखते हैं। तो ये हो जाएगा 3x + 7। अब यहाँ पे चूँकि इनके बीच कोई चिन्ह नहीं तो गुणा है, तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x - 7 बटा 3 बराबर -1, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जैसे ही y का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो इसमें y हमारा गायब हो जाता है, यानी कि केवल x दिखता है। तो इसको हल करेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान जैसे ही आएगा उसको हम लोग इसमें रख के y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए 3x + 7 का ऊपर गुणा करिए तो 7 दूना 14x हो जाएगा, -7 × 7 = 49 पूरे का बटा 3
बराबर -1। ठीक है, अब 3 का गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9x प्लस 14x माइनस 49 पूरे का बटा 3 बराबर -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यक्स यक्स इन दोनों को जोड़ देंगे यक्स वाले पद को, तो यहाँ पे हम लोग यक्स लिख लेते हैं और 9 में 14 जोड़िए तो कितना होगा, ये हो जाएगा 23 यक्स। यहाँ पे -49 है तो -49 लिख लेते हैं। अब देखिए पूरे का बटा 3 होगा। ठीक है, तो जब पूरे का बटा 3 होगा तो 3 को हम लोग बराबर की जब इधर भेजेंगे तो चूंकि यहाँ पे भाग है तो ये गुणा के रूप में जाएगा, तो 3 का -1 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से चूंकि हम यक्स को अकेला छोड़ेंगे तभी हमारा यक्स का मान निकलेगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 23 यक्स। अब इसको बराबर के इधर भेज देते हैं तो ये हमारा -3 पहले से ही है और -49 जब बराबर के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +49, तो ये हो जाएगा 23 यक्स बराबर। अब यहाँ पे देखिए 49 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 49 में से 3 घटाएंगे तो ये हमारे पास आता है 46। अब देखिए 23 का गुणा हुआ यक्स में, तो यहाँ से यक्स का मान क्या निकल जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 46 बटा, चूँकि गुणा हुआ 23 का तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 23 एकम 23, 23 दूना 46, तो यहाँ से यक्स का मान आ गया कितना, 2। अब जो यक्स का मान यहाँ पे 2 आया है, इसी यक्स के मान को हम लोग समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें या फिर 3 में रखें, इन तीनों में किसी में भी अगर हम लोग यक्स का मान रखते हैं तो वाई का मान हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग समीकरण 3 में यक्स का मान रखते हैं तो वाई का मान सबसे आसानी से निकलता है, कम कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो हम लोग इस यक्स के मान को इस समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये समीकरण 3 जो है समीकरण 1 को ही तो हल करके इतना आया है, तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है y बराबर 2x माइनस 7 बटा 3, तो ये हो जाएगा y बराबर 2 इंटू एक्स का मान क्या है, 2 है तो 2 लिख लेते हैं, -7 बटा 3 हो गया, तो y बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 -7 बटा 3। अब इसको आगे हल करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर, अब देखिए 4 में से 7 घटेगा कितना आएगा, ये आएगा -3 बटा 3, तो 3 एकम 3 3 एकम 3, यानी कि यहाँ से y बराबर आ गया -1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा x और y का मान निकल गया। तो यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल एकदम क्रम से लिखा हुआ है, यानी कि अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो आपको बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल क्रम वाइज ये सारा कुछ लिखना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने समीकरण 1 से y का मान निकाला, फिर चूँकि समीकरण 1 से हमने y का मान निकाला है तो इस y के मान को हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो हम समीकरण 2 में इसका मान रख देंगे y का मान। तो जैसे ही हम लोग y का मान रखते हैं, अब देखिए हम लोग y के जगह पर पूरा इतना रखते हैं, यानी कि y की जगह ये प्रतिस्थापित करते हैं, इसीलिए इसको प्रतिस्थापन विधि बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग y का मान रखते हैं या इसमें से y गायब हो जाता है और इसी को हल करके हम x का मान निकाल लेते हैं। अब जब x का मान निकल गया तो ये किसी में भी किसी समीकरण में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो सबसे कम कैलकुलेशन करना पड़े इसीलिए हम लोग इसको समीकरण 3 में रखते हैं, तो ये हम समीकरण 3 में रखेंगे तो y का मान हमारा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला विधि, यानी कि प्रतिस्थापन को हल करने का ये पहला विधि है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने का एक दूसरी विधि भी होती है, जैसे हमने समीकरण 1 से y का मान निकाला, आप चाहें तो x का मान निकाल सकते हैं। चलिए हम इसको देख लेते हैं, इसको भी मैंने हल किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रतिस्थापन विधि का दूसरा विधि है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से लिखेंगे, फिर इसमें x का मान निकालेंगे, यानी x को अकेला छोड़ेंगे, फिर इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब चूंकि x का मान हमने समीकरण 1 से निकाला है तो इसको समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, यानी कि बिल्कुल वही प्रोसेस है, तो इसको हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं। तो जैसे ही समीकरण 2 में हम x का मान रखेंगे, केवल y बचेगा, इसमें x गायब हो जाएगा, तो इसको हल करके y का मान निकाल लेंगे। देखिए उस पहले वाली विधि में पहले x का मान निकलता है, लेकिन इसमें पहले y का मान निकलेगा। अब इस y के मान को आप इन तीनों में किसी में भी रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, लेकिन सबसे कम कैलकुलेशन आपको समीकरण 3 में रख करके ही
करना पड़ेगा। तो हम समीकरण 3 में रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब जैसे ही रखेंगे तो x का मान यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही विधियाँ प्रतिस्थापन विधि ही हैं, तो आप इन दोनों में से किसी का यूज करके हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं विलोपन विधि। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए विलोपन शब्द का मतलब आप समझ जाइए सबसे पहले। तो देखिए विलोपन का मतलब होता है किसी चीज़ को गायब कर देना। ठीक है, विलोपन मतलब लोप करना, गायब करना किसी चीज़ को। तो इस विधि में बिल्कुल हम लोग वही करते हैं। क्या करते हैं, या तो x वाले पद को गायब कर देते हैं या तो y वाले पद को गायब कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने x वाले पद को गायब कर दिया तो केवल y बचेगा, तो y का मान निकल जाएगा। मान लीजिए y को गायब करते हैं तो x का मान निकल जाएगा। तो अगर किसी एक यानी x या फिर y, किसी इन दोनों में से किसी का भी मान निकल जाएगा तो वो मान हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, किसी में भी रखेंगे तो हमारा दूसरा निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं। तो आपको इस तरह से 2 समीकरण दिया रहेगा। सबसे पहले आपको ऊपर वाले को समीकरण 1 मानना है और नीचे वाले को समीकरण 2 मानना है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए हम लोग इस यक्स वाले को बराबर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे यक्स वाला पद बराबर कैसे होगा। तो इसको भी बराबर करने का रूल होता है। क्या रूल होता है कि मान लीजिए हम यक्स वाले पद को बराबर करना चाहते हैं तो हम केवल यक्स वाले पर फोकस करेंगे, इन सब को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए यक्स के पहले क्या है, यक्स के पहले 3 है, तो इस 3 का गुणा हम समीकरण 1 में कर देते हैं। चूँकि हम समीकरण 2 में देखते हैं तो x के पहले 3 है, तो इस 3 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे। और यहाँ पे x के पहले 2 है तो इस 2 का गुणा हम समीकरण 2 में करेंगे। ठीक है, यानी कि उल्टा गुणा करते हैं। समीकरण 2 से x के पहले जो है उसका समीकरण 1 में करेंगे और समीकरण 1 में जो x के पहले संख्या है उसका समीकरण 2 में करेंगे। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा ये यक्स वाला पद बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग वही चीज़ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना होगा कि समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। तो हम समीकरण 1 में चलिए 3 से गुणा कर लेते हैं इस 3 का। तो इस 3 का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x माइनस 3 त्रिका 9y बराबर 3 साते 21। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 3। अब इस 2 का गुणा हम लोग इसमें करेंगे समीकरण 2 में, तो ये हो जाएगा 2 3 6x प्लस 2 साते 14y बराबर ये हो जाएगा -2। इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यक्स वाला पद हमारा बराबर हो गया है। ठीक है, अब जब ये बराबर हो गया यानी बस हमें इसको बराबर करना है। अब जब ये बराबर हो गया तो हम इसको अब काटेंगे। अब काटने के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें समीकरण 3 और 4 को जोड़ना होगा इनको काटने के लिए, या फिर घटाना होगा, यानी समीकरण 3 में से 4 को घटाना होगा या फिर जोड़ना होगा। तो ये आपको दिमाग लगाना है कि जोड़ना है या फिर घटाना है, यानी आपको ऐसे करना है ताकि ये हमारा कट जाए बराबर वाला पद। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों धनात्मक चिन्ह हैं। ठीक है, इनके पहले धन धन है, तो जब बराबर वाले पद के पहले सेम चिन्ह होता है, या तो प्लस प्लस चिन्ह होता है या तो माइनस माइनस चिन्ह होता है। यानी अगर सेम चिन्ह है तो या वहाँ पे आप समझिए कि आपको घटाना है। ठीक है, क्योंकि घटाने पर होता क्या है, घटाने पर सभी चिन्ह बदल जाते हैं। जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है घटाने पर। लेकिन जब जोड़ा जाता है तो कोई भी चिन्ह नहीं बदलता। तो आप लोग ध्यान से समझ जाइए कि जब बराबर वाले पद के पहले सेम चिन्ह हो, यानी या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो, उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाते हैं। और अगर इन दोनों का चिन्ह विपरीत है, यानी एक प्लस है एक माइनस है, तो वहाँ पे हम जोड़ देते हैं। ऐसा हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि बराबर वाला पद हमारा कट जाए। तो यहाँ पे देखिए दोनों के पहले प्लस प्लस चिन्ह है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे। तो वही चीज़ हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर।
तो घटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 3 को ऊपर लिख लेते हैं। ये हो गया समीकरण 3 और ये हमारा हो जाएगा समीकरण 4 -2। ठीक है, तो चूंकि हम लोग घटा रहे हैं तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये पहले हमारा प्लस 6x था, अब ये माइनस 6x हो गया है। तो ये प्लस 6x और माइनस 6x जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 आएगा। इसको आप कट भी कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये पहले 14y था, अब ये -14y हो गया है। तो -9y और -14y को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा -23y, फिर बराबर यहाँ पे देखिए 21 + 2 हो जाएगा। तो 21 में 2 जोड़िए कितना आएगा, 23 आएगा, 23 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए समीकरण हो गया -23y = 23। अब देखिए -23 का y में गुणा हुआ है तो बराबर के इधर भेजेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। -23, 23 से कम 23, 23 से कम 23, ये हमारे पास आ जाएगा 1/-1। इसको जब आप हल करेंगे तो -1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए y बराबर क्या आ गया, y का मान आ गया -1। ठीक है, अब ये जो y का मान आया है, इस y के मान को आप समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें, 4 में रखें। इन चारों में से किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो आप 3 और 4 में रखेंगे तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये गुणा करने के बाद ये कुछ बड़ा समीकरण हो गया है। तो इसीलिए आप समीकरण 1 या फिर 2, इन दोनों में से जो सरल दिख रहा है उसे में आप y का मान रख लीजिए। तो हम यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण 1 है 3x - 3y = 7। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2x - 3 इंटू y का मान क्या है, -1 है, बराबर ये हो जाएगा 7। तो 2x, अब देखिए -3 -1 गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 एकम 3, ये हो गया बराबर 7। फिर यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ पे 7 बच जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा, ये 4 हो गया, 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, यानी x का मान हमारा आ गया 2। तो देखिए y का मान -1, x का मान 2, यानी कि जो हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था बिल्कुल यही आंसर उसमें भी आ रहा था। यानी आप तीनों विधियों से हल करेंगे एक ही सवाल को तो आंसर सेम ही आएगा। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को विलोपन विधि से हल कर लिया। ठीक है, तो ये तो विलोपन विधि से हल करने का पहला विधि है। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग दूसरा विधि देखेंगे। सबसे पहले हम इसको समीकरण 1 और 2 मानेंगे, उसके बाद हम x वाले पद को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए x के पहले, समीकरण 2 में x के पहले जो संख्या है उसका हम समीकरण 1 में गुणा करते हैं, और समीकरण 1 में जो x के पहले संख्या है उसका हम समीकरण 2 में गुणा करते हैं। तो ये हमने गुणा किया, तो गुणा करने के बाद ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब जो ये बराबर वाले पद आए हैं ये आपको ऐसे करना है, यानी समीकरण 3 4 को घटाना है या फिर जोड़ना है वो आपको डिसाइड करना है, यानी इसको ऐसे करना है ताकि ये कट जाए बराबर वाला पद। तो यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तभी तो कटेगा, तो घटा दिया। अब यहाँ से जैसे इसको हल किया तो y का मान आ गया, इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख दिए तो x का मान आ जाएगा। बस इतना ही है विलोपन विधि। ठीक है, तो विलोपन विधि का मैंने मतलब बताया था किसी चीज़ को गायब कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 6x और 6x इसको एक तरह से गायब भी तो करते हैं, यानी काटते तो हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तो पहला विधि हो गया। हम चाहें तो इसमें y वाले पद को भी बराबर कर सकते हैं, यानी जैसे हमने इस x वाले पद को बराबर करके काटा वैसे ही हम लोग चाहें तो y वाले पद को भी बराबर करके काट सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग दूसरी विधि में समझते हैं। तो ये देखिए विलोपन विधि से हल करने का ये दूसरा मेथड है। इसमें हम लोग इस x वाले पद को बराबर नहीं करेंगे, इस y वाले पद को बराबर करेंगे। तो बिल्कुल वही प्रोसेस है। यहाँ पे y के पहले 7 है तो इस 7 का गुणा हम समीकरण 1 में कर देंगे, और इसके समीकरण 1 में y से पहले -3 है, ये देखिए चिन्ह सहित। तो इसमें हम समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि हम चिन्ह माइनस चिन्ह नहीं लेते हैं। वैसे चाहें तो आप ले भी सकते हैं, लेकिन आप धनात्मक चिन्ह के साथ गुणा करिएगा। ठीक है,
क्योंकि धनात्मक चिन्ह के साथ गुणा करना थोड़ा आसान होता है इसीलिए। तो यहाँ पे y के पहले 3 है और यहाँ पे y के पहले 7 है, तो इस 7 का गुणा हम इसमें कर देंगे समीकरण 1 में, और इस 3 से गुणा हम समीकरण 2 में करेंगे। तो वही से हम लिखेंगे समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो गुणा करने पर हमारा ये इतना आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा -21y हो गया, ये हमारा +21y हो गया, यानी कि ये दोनों बराबर हैं लेकिन चिन्ह विपरीत हैं। तो क्या करेंगे, हम 3 और 4 को जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, तो ये हल होके 0 आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, तो जैसे ही जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये तो 0 आ जाएगा, क्योंकि सेम पद है और चिन्ह विपरीत है। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा और इस x के मान को हम समीकरण 1 में रख के y का मान निकाल लेंगे। तो आप इन दोनों में से किसी एक विधि का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए कम से कम आप एक लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। तो चलिए अब हम लोग इन दोनों समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। तो देखिए इसको वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए आपको जो भी समीकरण दिया है उस समीकरण में आपको बराबर के दाहिने साइड 0 करना रहता है सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर के बाद यहाँ पे 7 है, यहाँ पे मान लीजिए 0 करना है, तो क्या करेंगे, इस 7 को इधर भेज देंगे, वैसे ही -1 को बराबर के इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। तो चलिए हम वही करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x - 3y, 7 को जब बराबर से इधर भेजेंगे तो -7 हो जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा, ठीक है। अब हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, उसी तरह करेंगे 3x + 7y -1 है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा +1, ये बराबर हो जाएगा 0, इसे हम समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। अब देखिए बराबर के दाहिने साइड 0 0 हो गया है, यानी कि अगर 0 दिया है तब तो डायरेक्ट आप समीकरण 1 2 मानेंगे, अगर 0 नहीं दिया है तो आपको ऐसे पक्षांतर करके 0 करना होगा। अब इसको 0 करने के बाद आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालना होगा इन्हीं दोनों समीकरण का यूज करके। तो जब आप उन सभी का मान निकाल लेंगे तो उन्हीं सभी का मान आप यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिया है इसी में रख करके x और y का मान निकाल सकते हैं। ये जो दिया गया ये वज्र गुणन विधि का सूत्र होता है, आपको पता ही होगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं a1 b1 c1, यहाँ पे लिख लेते हैं a1 का मान निकालना है, b1 का मान निकालना है और c1 का मान निकालना है, और किसका मान निकालना है, a2 का मान निकालना है, b2 का मान निकालना है और c2 का मान निकालना है। इन सभी का मान निकालने के बाद आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा फार्मूला याद करने का भी ट्रिक बता देता हूँ अभी। तो a1 का मान क्या हो जाएगा, चूँकि a1 b1 c1 ये समीकरण 1 से मान निकलता है क्योंकि 1 1 लिखा है, और इन सभी का मान समीकरण 2 से निकलता है क्योंकि यहाँ पे 2 2 लिखा है। तो समीकरण 1 यहाँ पे है, तो a1 का मान क्या होता है, x के पहले जो संख्या दिया रहता है वही a1 होता है, तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए y के पहले जो संख्या वो b1 होता है, तो यहाँ पे -3 है तो b1 बराबर हो जाएगा -3। यहाँ पे देखिए c की जगह -7 है तो ये हो जाएगा -7, ठीक है। वैसे ही इसमें हम देखते हैं समीकरण 2 में a2 की जगह 3 हो जाएगा, b2 की जगह 7 हो जाएगा, c2 की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालते हैं, ठीक है। अब जब हमें ये सब मान पता चल गया तो हमें फार्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आप फार्मूला देखिए, इन सभी फार्मूलों में x के नीचे BC 2 बार है, y के बटा में CA 2 बार है और 1 के नीचे AB 2 बार है। यानी कि आपको केवल यही क्रम याद करना होगा। कौन सा क्रम, आपको ये क्रम याद होना चाहिए, BC CA और AB, BC CA AB BC CA AB। अब इसको याद कर लेने के बाद मैं बताता हूँ ट्रिक आपको कैसे लिखेंगे आप लोग फार्मूले को। सबसे पहले x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, ये भी याद होना चाहिए x y 1। अब इसका बटा कर देंगे, मैंने क्या बताया था क्रम, BC CA AB, तो यहाँ पे BC लिखा फिर -BC लिखा, ये बराबर कर दिया, ये हमने लिखा CA -CA फिर बराबर कर दिया, फिर मैंने क्या बताया था AB, तो ये हो जाएगा AB -AB, यानी कि x y 1 लिखा बटा BC -BC लिखा, फिर CA -CA AB -AB। देखिए BC हो गया दोनों, CA हो गया, AB हो गया। इतना तो सभी को याद हो सकता है भाई। अब इसको बाद हमें क्या करना है, 1 2 फिर 2 1 करना है। देखिए 1 2 12 का उल्टा 21 होता है, 2 पहले हो गया 1 बाद में, तो 1 2 2 1 फिर 1 2 2 1
1221। बस यही तो फार्मूला होता है वज्र गुणन विधि वाला। अब इसी में इन सभी का मान रख दीजिए। तो चलिए मान रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x बटा b1 का मान क्या है -3 है, तो ये हो जाएगा -3। इसको इस तरह छोटे कोष्टक में लिखिएगा, सही रहेगा। c2 का मान क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। फिर माइनस b2 का मान क्या है, b2 का मान है 7, यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। फिर c1 का मान क्या है, c1 का मान -7 है, बराबर यहाँ से हो जाएगा y बटा फिर c1 का मान क्या है यहाँ पे -7 इंटू a2 का मान क्या है, a2 का मान क्या है 3 है। फिर माइनस c2 का मान क्या है, c2 का मान 1 है इंटू a1 का मान क्या है 2 है। फिर बराबर ये हो जाएगा 1 बटा a1 का मान क्या है 2 है, b2 का मान क्या है, b2 का मान है 7, यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। माइनस a2 का मान क्या है 3 है इंटू b1 का मान क्या है, b1 का मान है -3। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो ये हो जाएगा x बटा, यहाँ पे देखिए -3 गुणा +1, तो ये हमारा आ जाएगा -3। यहाँ पे देखिए 7 गुणा -7 तो -49 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस पहले से ये तो माइनस प्लस ये हो जाएगा 49 बराबर। फिर यहाँ से ये हो जाएगा y बटा 7 3 का 21 -21 हो गया। फिर माइनस 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। फिर बराबर 1 बटा 2 7 14 हो गया। यहाँ देखिए 3 3 का 9 -9 होगा, और माइनस पहले से तो +9 हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा x बटा 49 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 46 बराबर। यहाँ पे देखिए अगर आपको इस तरह से जोड़ घटाना या फिर अगर माइनस में इस तरीके से नहीं आता है ये सब कि कैसे इनको हल किया जाता है, कौन सा चिन्ह पहले लिखा जाता है हल करने के बाद, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पे उसका लिंक आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा y बटा -21 -2, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो ये हो जाएगा -23। अब देखिए जोड़ने के बाद यहाँ पे माइनस चिन्ह आता है, और यहाँ पे घटाने के बाद यहाँ पे प्लस चिन्ह था, तो इनको भी मैंने बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है उस वीडियो में, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। ये हो जाएगा बराबर 1 बटा 14 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 23। अब इतना हल करने के बाद आपको x और y का मान निकालना है। तो देखिए जब आपको x का मान निकालना रहेगा तो इन दोनों को बराबर करेंगे, और अगर आपको y का मान निकालना है तो इन दोनों को। तो चूंकि हमें दोनों मान निकालना है x और y का मान, तो सबसे पहले इन दोनों को बराबर करेंगे। तो ये हो जाएगा x बटे 46 बराबर 1 बटा 23, यहाँ पे लिख देंगे, और ये हो जाएगा y बटा -23 बराबर 1 बटा 23। तो यहाँ से x का मान निकलेगा, यहाँ से y का मान निकलेगा। तो ये हो जाएगा x बराबर, देखिए यहाँ पे बटा 46 है, तो बराबर के इधर भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा 1 बटा 23 गुणा 46। तो 23 एकम 23, 23 दूना 46, तो x का मान कितना आ गया, x का मान 2 आ गया। यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 1 बटा 23 गुणा, यहाँ पे भाग है तो ये हो जाएगा पूरा -23, 23 एकम 23, 23 एकम 23, तो y का मान कितना आ गया, -1 आ गया। तो ये हो गया हमारा वज्र गुणन विधि से हल करने का तरीका। तो आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही हल करिएगा। तो देखिए अगर आपको इन तीनों विधियों में से कोई भी विधि अगर समझ में नहीं आया हो, तो मैंने इन तीनों का अलग अलग से वीडियो बनाया हुआ है, यानी कि इन तीनों विधियों को अलग अलग वीडियो में बनाया हुआ है। तो मैंने इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको उन तीनों वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप उनमें से अगर कोई भी विधि नहीं समझ में आई हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने पूरा विस्तार से बताया हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।